क्या आप शूटरों के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कोई बताना चाहेंगे या सुझाना चाहेंगे? यदि कोई नया दिव्यांग खिलाड़ी स्पोर्ट्स में आना चाहता है, तो उसे किस तरह की फिजियोथेरेपी की तैयारी की जानी चाहिए? डॉक्टर, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये बार-बार चोट लगने से एथलीट का आत्मविश्वास भी टूटता है। ऐसे में मानसिक और शारीरिक रिकवरी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लैम गाइड टीवी का हेल्थ स्पेशल पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत, शरीर और जीवन शैली से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना तंवर, जो एक अनुभवी और प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। साथ ही आप कई स्पोर्ट्स टीम के साथ भी एसोसिएट हैं। चाहे गर्दन का दर्द, कमर की समस्या हो या फिर पोस्ट सर्जरी रिकवरी, फिजियोथेरेपी हर उम्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो चलिए जानते हैं शरीर की हलचल और उसकी देखभाल के पीछे छुपा साइंस डॉक्टर वंदना से। नमस्कार डॉक्टर, आपका ग्लैम गाइड नमस्कार। टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये बार बार चोट लगने से एथलीट का आत्मविश्वास भी टूटता है। ऐसे में मानसिक और शारीरिक रिकवरी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए जी, या बनाया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है हम्म, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज जो जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली स्टार्टिंग में है, बात करी है। यही उसका जो सवाल है आपका उसका जवाब है। उसका जवाब। अगर हम स्टार्टिंग से जी। ग्रास रूट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग हम्म। पे काम करें, विच इज अ एल्टाट, हम्म। लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट, जी। जो मेरा एक वेबिनार हुआ था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ अच्छा। ड्यूरिंग कोरोना, अच्छा। उसमें उन्होंने मुझे चुना था कि ग्रास रूट लेवल्स और ट्रेनिंग जो मैंने उनको प्रपोज किया था कि सर मुझे इस चीज पे बोलना है, सो दे इनवाइटेड मी। ओके। ऑनलाइन सेशन हुआ था जिसमें पूरे एशिया के हमारे कोचेस थे, साई ने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें मैंने एल्टाट पे ही बात की थी, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट, ओके। जो 6+ से स्टार्ट हो जाती है, ग्रास रूट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके की ट्रेनिंग देंगे, स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग, एजिलिटी, बैलेंस, रिकवरी फेजेस देंगे, तो जो इंजरी होने के चांसेस हैं नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। बट यस, जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल हो गया या हॉकी हो गया, जिसमें चोट लगनी है, क्रिकेट हो गया, तो इनमें तो चोट लगेगी ड्यू टू कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, बॉल लग गई या एक दूसरे की भीड़ हो गई। कबड्डी जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, खो खो है ना, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, एक दूसरे की चोट लगती रहती है, गिरते भी हैं। तो इस तरीके में तो जो चोट लगनी है उसका तो इमीडिएट मैनेजमेंट हम थेरेपिस्ट को करना पड़ता है। लेकिन जो संतुलन बनाए रखने की आपने बात की है, उसमें हमें बीच बीच में ट्रेनिंग के कोच और थेरेपिस्ट का एक बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि ऐसे नहीं बस हम रोज ट्रेनिंग दिए ही जा रहे हैं। रिकवरी फेज इज मैंडेटरी फॉर एवरी एथलीट। रिकवरी में क्या क्या पैटर्न आता है? आपका स्लीप, स्लीप में आपका पल्स रेट आता है। जब मैं हॉकी विमेन टीम के साथ काम करती थी, सम्राट होटल में हम 3 मंथ्स रुके थे बिफोर वी वेंट टू द डबलिन एशियंस। जब डबलिन जाने से पहले 3 महीने का मेरा कैंप था, तो कोच ने मुझे ड्यूटी दी थी कि हर रूम में जाके आपने पल्स चेक करनी है। अच्छा। जी, तो मेरे पास हर बच्चे की रूम की ना कार्ड होती थी। हाँ, अरे सोचो मैंने कितना हार्ड वर्क किया होगा। हर बच्चे की रूम की मेरे रूम में रात को सबमिट होती थी। सबसे पहले मैं उठती थी, सब सो रहे होते थे, सबके रूम में जाके कीज, इतना शोर नहीं होना चाहिए क्योंकि स्लीपिंग मोड में होना चाहिए एथलीट, उसके रिकवरी पल्स में चेक करती थी और कोच को रिपोर्ट करती। ये रिकवरी पल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस? टू चेक द रेस्टिंग हार्ट रेट। अगर रेस्टिंग हार्ट रेट ज्यादा आ रही है तो आपका एथलीट आज की ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। अब इस लेवल पे आप स्कूल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। पेरेंट्स डील कर रहे हैं, कोचेस डील कर रहे हैं, उनके पास लाखों में बच्चे हैं, हजारों में बच्चे, नॉट पॉसिबल, राइट? लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने बच्चे को टाइम पे सुलाएं, बिल्कुल, न्यूट्रिशन दे, पानी दे, एनर्जी ड्रिंक्स। और जैसे अगर आपका बच्चा 6 दिन खेल रहा है तो उसको एक दिन रिकवरी फेज रखें जिसमें बच्चे की बॉडी की मालिश होनी चाहिए, ऑयल मसाज थेरेपी। आजकल मसाज चेयर्स हैं, मेरे पास भी मसाज चेयर अवेलेबल है जिसमें आपकी पूरी फुट की रिफ्लेक्सोलॉजी करती हूँ मैं, पूरी बॉडी स्पाइन तक लेके वो वाइब्रेशन मोड में लेके जाता है। यस,
पूरी बॉडी की तो रिलैक्सेशन। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये मसाज चेयर्स, तो क्या ये घरों में रखना पॉसिबल है या नहीं, ये एक जैसे मैं मेरा तो वेलनेस क्लिनिक है, तो हाँ मेरे पास ये चेयर है। है। मेरे पास फोम रोलर यूज कर सकते हैं। हम्म, फोम रोलर्स आते हैं, ओके। जिससे आपने एथलीट को देखा होगा हाँ, हैमस्ट्रिंग के नीचे या काफ मसल के नीचे वो रोल रोलिंग कर रहे करते हैं, होते हैं, हाँ हाँ, स्पाइन के नीचे रख के रोलिंग। रोलिंग कर रहे हाँ, होते हैं, हमने इस तरीके से रोलिंग करके आप अपनी मसल्स को स्ट्रेच रिलैक्स कर सकते हैं, स्ट्रेच कर ब्लड सकते सर्कुलेशन इंप्रूव कर हैं, इम्प्रूव सकते हैं। कर सकते उसी दिन जो आपका रिकवरी फेज है, हैं। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, जिम लेके बिल्कुल। जाइए बच्चे को, वहां पे हम्म, वो स्ट्रेंथनिंग करेगा, हम्म, रिकवरी फेस करेगा। ऐसे हम्म, नहीं बस 6 दिन बस खिलाते ही जा रहे हैं, हम्म, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। हम्म, मेडिटेशन बच्चे को रोज कराइए। ओके। एथलीट्स, सारे जितने भी इलीट एथलीट्स हैं, हम्म, वो सर रात को सोने से पहले मेडिटेशन करते हैं। हम्म, सुबह योगा भी कराया जाता है। ओके। उनके जगह जगह पे हम साइकोलॉ अभी जैसे वर्ल्ड कप खो खो हुआ था, हम्म, तो हमारे साई में मैं रुकी हुई थी जेएनएस में। अच्छा। वहां पे साइकोलॉजिकल सेशंस भी हुए हैं, हम्म, डोपिंग सेशंस हुए हैं, हम्म, प्लस हम थेरेपिस्ट ने बहुत एक्टिवली उनके साथ काम किया है। हम्म, तो कैंप में होती हैं ये सारी जो चीजें, नॉट ड्यूरिंग द मैचेस, क्योंकि मैचेस तो 10 से 12 दिन होंगे या 5-6 दिन होंगे। उस टाइम पे तो हम किस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो हमने प्री मैच जो कंडीशनिंग फेज दिया है वो प्रिवेंटिव मेजर था। ओके। उस वक्त जो मैचेस होते हैं बस हमें उनके हाइड्रेशन लेवल पे, उनकी ध्यान देना होता है कंडीशनिंग पे सर और पेन मैनेजमेंट पे काम करना का। होता है। जैसे कि कई बार खबरों में आता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि ये एथलीट डोपिंग में फंस गया है या कुछ, ये उस तरह के कुछ केसेस आ जाते हैं। तो या बहुत सारे आजकल एनर्जी ड्रिंक, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे एथलीट उसको यूज करते हैं, तो वो कितना कारगर है और किस तरह से उसको आप देखती हैं? जी, देखिए एनर्जी ड्रिंक जो है पहले के जो हमारे एथलीट्स हैं, जी। मिका है हम्म, हमारे, या जितना जो हमारे पहले के बॉक्सर्स हैं, आप हम्म, देखिए रेसलर्स हैं, हम्म। ये लोग क्या एनर्जी ड्रिंक यूज करते थे? अवेलेबल थी क्या? नहीं, उस टाइम तो वो बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या पीते थे? नींबू पानी। नींबू पानी पीते थे। नींबू पानी, इलेक्ट्रॉल, नमक पानी घोल के, चीनी। बिल्कुल। सबसे बेस्ट रिहाइड्रेट जो रिहाइड्रेशन ओरल जो आज भी हम ले आज रहे भी हैं, ले रहे किसी को होते हैं। डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हाँ, ओरल जो ओआरएस का बिल्कुल। घोल हम बच्चे को भी दे देते हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सबसे सर। बेस्ट रिहाइड्रेटिंग ड्रिंक यही होता है, हुँ, लेमन ड्रिंक। हुँ, लेकिन जो आजकल बहुत सारी ब्रांड्स आ गई हैं, अब वो सब प्रिजर्वेटिव्स हैं। हुँ, हुँ, उनके हुँ। आपने देखा होगा कि आजकल वो रेड बुल का बहुत हाँ, आ गया था, बहुत जिसके ज़्यादा, साइड इफेक्ट्स आ गए हैं। बहुत सारे, बहुत, अब उसका तो रिसर्च ही अलग तरह से आने लगा। रिसर्च ही अलग से चल रहा है। हाँ, तो हमें पता नहीं होता है जो ब्रांड्स लेके आ रहे हैं उसके क्या कंटेंट्स हैं हुँ, और हमारी बॉडी पे उसका क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन होता है, क्योंकि उस पे कोई एग्ज़ैक्टली, रिसर्च स्टडी तो की नहीं गई है। बिल्कुल। बस आपने कंटेंट्स करे, हुँ, हुँ, उसमें एनर्जी ड्रिंक में वो डाले हुँ, और हुँ, दे दिया मार्केट में पब्लिश। हुँ, हुँ, उसके साइड इफेक्ट्स, हमारे हुँ, ऑर्गन्स एंड आवर बॉडी हाउ इट विल रिएक्ट, रिएक्ट, ये हमें किसी को भी नहीं पता। हुँ, सो हमें इन एनर्जी ड्रिंक से कोशिश करनी चाहिए कि अपने जी, छोटे बच्चों को दूर स्टार्टिंग से रखें, ही बिल्कुल। नींबू पानी हुँ, और इलेक्ट्रॉल ये सब देने की कोशिश करनी मतलब चाहिए। घर से ही बना के उसकी बोतल पैक करके पेरेंट्स यस, को चाहिए कि उसको दे दे कि नींबू पानी, इलेक्ट्रॉल या यस, व्हाटएवर, इस दो तरह की बॉटल्स चीज़ें दीजिए, एक सिंपल स पानी पानी की की, हाँ, और एक नींबू पानी नींबू की। पानी की। और साथ में आप ड्राई फ्रूट्स ड्राई दीजिए फ्रूट्स दीजिए, बच्चे को मंच करने के मंच लिए। करने के ड्राई फ्रूट्स एक इंस्टेंट एनर्जी लिए। देता ओके, है। ये सब करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। शूटिंग एक स्थिर लेकिन लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहने वाला खेल है। तो क्या इसमें मांसपेशियों या जोड़ों पर दबाव पड़ता है? यस, देखिए ये भी मैं आपको बताऊं, जब मैंने विमेन हॉकी में थी उसके जी। बाद मेरी जो चैलेंज था वो शूटिंग टीम थी। हुँ, तो साई ने जब मेरे को शूटिंग टीम दी थी, हुँ, तो उन्होंने बोला था कि मैडम अब तो आप फ्री हो, हुँ, शूटिंग में क्या इंजरीज होंगी। हुँ, और हुँ, अगर देखा जाए एक लेमैन के लिए जो हुँ, एक गन पकड़ के खड़ा है, हुँ। उसको क्या ही इंजरीज होंगी। हाँ, ये तो वही सोचने वाली बात है। लोग सोचते हैं हम्म। कि उसको क्या इंजरी हो सकती है भाई और वो। आज के डेट में आप देखिए नेशनल राइफल एसोसिएशन में हुँ, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास फिजियो नहीं है। हुँ, ओजीक्यू पूरा सपोर्ट कर रहा है, मानव रचना अपने फिजियोस दे रहा है, और मैं हुँ, उनके साथ इंडिया टीम की पहली मैं शूटिंग टीम फिजियो बनी थी। बिल्कुल। मैंने वहां पे एक रूटीन चालू किया था। हुँ, वो किससे किया था? वार्म अप एंड वापस। स्ट्रेचेस। हुँ, मार्चेलो हमारा कोच था, फॉरेन कोच। ओके, शॉटगन टीम के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी। जी। उसमें हमारे जो ओलंपियंस है, राज्यवर्धन राठौर, राजवर्धन राठौर साहब। रंजन सोडी जी। और मानव, हुँ, ये हमारे टॉप प्लेयर्स थे, टॉप और प्लेयर्स। शगुन
अच्छा। सीमा तोमर जिनकी दादी पे मूवी हाँ भी बनी हाँ है, हाँ। ये सब मेरे कोर एथलीट्स रहे हैं सर, जो अरे आज की डेट में सबसे सबसे नामी नामी लोग हैं। एथलीट्स हैं। तो हम्म, सोचो उनके साथ मैंने काम किया था तो कितना चैलेंज था मेरे बिल्कुल साथ। बिल्कुल। मैंने रूटीन कैसे स्टार्ट किया, कोच को बोला कि सर सब आते के साथ ना कोई शूटिंग नहीं करेगा, हम्म। you develop a routine of warm up. ओके। We started. Few हम्म shooters used to join, हम्म few neglected. हम्म But when the shooter who was doing the proper warm up हम्म and stretches, हम्म they could see the remarkable result हम्म in their body language. हम्म Stiffness अगर ज्यादा जल्दी होती थी तो वो कम हो गई, हम्म पेन अगर कहीं पे हो रहा था वो कम हो गया. हम्म They used to लाइक जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी ना वो हम्म, मेरी तरफ आने की बढ़ गई. ओके। तो मैंने एक तरीके से अपना काम बढ़ा लिया हम्म, क्योंकि मेरे लिए तो वो चैलेंज था. बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने चलिए। इस काम को ऐसे नहीं लिया कि हाँ शूटर्स हैं, हाँ शूटर्स हैं तो हम्म, मैं कर लूंगी इस हाँ काम को. हाँ मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया कि हम्म, मैं इन लोगों को हैबिट करवाऊंगी बिल्कुल कि इन लोगों को मेरे पास आना ही आना पड़ेगा. ही पड़ेगा। तो उन्होंने वार्म अप किया, स्ट्रेचेस में मैं उन लोगों की हेल्प करती थी, इंजरीज तो कोई थी नहीं. हम्म वार्म अप कराना, सर्कल में खड़ा करके हम्म सबको, हम्म जो उनकी बॉडी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस थी, जैसे फुट में वो बहुत देर खड़े रहते हैं हम्म, तो फुट में ना उनके नमनेस स्टार्ट हो जाती ओके। थी, हाँ। लेग्स में उनके क्रैम्प भी डेवलप हो जाते थे, हम्म स्पाइन माइन्यूट इंजरीज होती थी, हम्म बहुत स्टिफनेस. इतने घंटों खड़े होके हम्म जो प्रॉन पोजीशन में खेलते हैं राइफल शूटर्स, राइफल शूटर। शॉटगन शूटर्स हम्म और पिस्टल जैसे जीतू राय, एक ही स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े रहना, तो सोचो शोल्डर में कितना दर्द कितना। होगा. तो उन चीजों पे मैंने उनके काम किया, हम्म उनकी एक हैबिट डाली, डेवलप करी. पहले सब इंडिविजुअली अपना अपना प्रोग्राम करते थे शूटर्स, ओके। लेकिन जब मैंने टीम में ज्वाइन किया तो मैं उन सबको एज अ टीम लेके चली. और हम्म, एक सिंगल फिजियो थी सब में अच्छा। उस टीम में. उस टीम में। यस. ओ। दोहा में जब हम गए खेलने, हम्म, हमारे इतने मेडल्स आए हैं इंडिया के, जी। और मुझे कोच ना 5-5 मिनट का स्लॉट देता था ओके। कि वंदना, डॉक, नाउ माय दिस शूटर विल कम टू यू. हाँ। दिस नाम लिखती थी सर गिनती से, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको. एंड आई आस्क्ड द कोच कि हाँ, प्लीज मुझे भी रिकवरी की जरूरत रिकवरी की है. जरूरत सो है दिस भाई। इज हाउ आई हैव सस्टेन्ड द शूटिंग टीम. और आज की डेट में उनके पास फिजियोस की कमी नहीं कमी है, नहीं है, नहीं वो। ढेर है फिजियोस सर हाँ उनके पास, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। फिजियोस हैं. एक लंबे समय तक राइफल पकड़ने की स्थिति में रिपीटिटिव स्ट्रेन इंजरी या ट्रिगर फिंगर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जी. तो उसको कैसे आप उसको रेक्टिफाई करती हैं, कैसे मतलब ठीक करने का क्या प्रोसेस है? देखिए जो राइफल शूटर्स हैं, जैसे जो हमारे बहुत ही नामी राइफल शूटर्स हैं, बहुत सारे हैं. हाँ। गगन नारंग जो गगन हमारे नारंग। आईयूए के आज की डेट में बहुत ही उम्दा पोजीशन पे पोजीशन हैं. पे, हाँ। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम कि हमारे एथलीट्स इस Actually, पोजीशंस को ले yeah. रहे. राज्यवर्धन राठौर वाज अ शॉटगन शूटर, वो भी हम्म मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. हम्म, और संजीव राजपूत भी एक अच्छे जी खिलाड़ी रहे हैं. खिलाड़ी है। जीतू राय हमारा जीतू राय। ओलंपियन है जी. तो जो राइफल शूटर होता है सर, राइफल में क्या होता है, एक तो स्टैंडिंग में होता है और एक प्रॉन उल्टा लेट के होता है. ओके। ठीक है. पूजा घाटकर, पूजा पूजा घाटकर इज आल्सो वेरी रिनाउंड शूटर. रेनॉल्ड शूटर। जी. तो जो इस तरीके के हमारे शूटर्स हैं, अपूर्वी है, बाकी भी बहुत सारे शूटर्स हैं, इनमें मैंने पहले इनका ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से शूटिंग करते हैं एंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ दीज एथलीट्स, है ना. तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में हमने इनको यही एजुकेट किया कि आप बैलेंसिंग ट्राई करो. ओके। बैलेंसिंग ऑफ योर बॉडी, a good warm up and stretching. अच्छा। Yes. And hydration level. इंजरीज से अगर प्रिवेंट, अब जैसे कोई उल्टे उस पे लेटा है, उल्टी पोजीशन में बहुत देर तक, हाँ। आप लेट सकते हो उल्टी पोजीशन में, एक पोजीशन जिसमें आपको टारगेट भी करना है. हाँ, चीक पे रहता है उनका, और ये इस तरीके से वो टारगेट करते हैं. उनका एक अपना इंस्ट्रूमेंट टूल होता है जिसपे राइफल रखी होती है और उनको टारगेट करना होता है. लेकिन उस पोजीशन को रखने के लिए जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, योर ग्लूट्स, योर हैमस्ट्रिंग, योर एंकल एंड योर सर्वाइकल एरिया को ऐसे जिस तरीके से वो करते हैं, तो इसके लिए मैंने उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी थी. ओके। जिम में किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, वेट्स के साथ थेराबैंड एक्सरसाइजेस, क्लोज चेन एक्सरसाइजेस उनको मैंने सिखाई थी. थेराबैंड से क्या एक्सरसाइजेस करनी है, शोल्डर्स की कैसे स्ट्रेंथनिंग करनी है, एंकल की स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है, फुटवर्क किस तरीके का होना चाहिए कि आपका वो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो बॉडी पे आ रहा है उसको झेलने की क्षमता आपकी बढ़ जाए. ये काम मैंने उनके साथ किया था.
तो मतलब आपने, मुझे लगता है कि कोई स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा है आपने, जी। ये शूटर से लेकर के और एथलीट सबके साथ आपने काम जिम्नास्टिक किया, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में तो सर इतनी इंजरीज होती थी कि मैं उन एथलीट्स का सोचती हूँ, मैं वो हाउ दे एथलीट आर सस्टेनिंग विद द सस्टेन, गेम। भाई इतनी बॉडी को इस तरह से उनको जो है कि वो करना पड़ता है कि वो कूद रहे हैं, बॉडी पे सीधा वेट लेना पड़ता है आशीष जंप कुमार करने जो से। हमारा हाँ सर इंडिया का पहला ब्रॉन्ज मेडल हाँ लेके आया है वो, हाँ है ना? हाँ। और रोहित जायसवाल, रोडी मायांक, इतने सारे लोग हैं जो हमारे इंडिया के प्राइड, राइट मतलब है। दे आर प्राउड। दीपा दीपा कर्माकर, कर्माकर, देखिए वो मतलब मैं मुझे लगता है वो किसी ओलंपिक में या कहीं पे चूक गई थी कुछ, लेकिन एफर्ट्स देखो सर, एफर्ट्स उसके जो गजब का था, वो बहुत। गजब का था, मैं सर समझता ये हूँ। मैंने उनकी ट्रेनिंग सेशंस इ- देखे हैं, हाँ। इतनी एनर्जी उन उन बच्चों को चाहिए, इतनी एनर्जी कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम्म हम्म जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जिम्नास्टिक करा रहे हैं ना, सबसे हम्म बड़ा तो पेरेंट्स, क्योंकि हर बच्चा अपने हम्म। बच्चे को सर जिम्नास्टिक करने नहीं भेजेगा, नहीं भेजे, जिम्नास्टिक का तो इंडिया में है ही कल्चर ही नहीं, नहीं है, कल्चर ही नहीं है। क्योंकि एफर्ट्स बहुत है ना। एफर्ट्स ज्यादा है रईसों और के बच्चे तो जिम्नास्टिक करेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल ही कहेंगे नहीं मैं करेंगे। अपने बच्चे को नहीं इस तरीके से स्टे डाउन इंजरी के करवाऊंगा। चांसेस 100% है ना, 100% है। इंजरी के चांसेस 100% है, इसलिए अपने कोई बच्चे, पेरेंट्स तो वो देखते हैं कि सबसे इजी क्या है इजी क्या है? अपने बच्चों के, लेकिन मैं देखता हूँ चाहे। एसी कंडीशनिंग हॉल्स हाँ तो टेबल हाँ। टेनिस खिला लेंगे, या हम्म। शूटिंग भी एक एसी हाँ हॉल में होता है, हाँ उसको करा लेंगे, रॉयल स्पोर्ट्स में आता है ये एग्जैक्टली सब। हाँ। गोल्फ करा लेंगे, गोल्फ गल्फ इज करा इजी। लेंगे। लेकिन देखो, हर स्पोर्ट्स में मैं ये नहीं बोलती कि चैलेंज नहीं है, हर स्पोर्ट्स में चैलेंज है। चैलेंज तो हर लेकिन स्पोर्ट्स में। जिम्नास्टिक एक ऐसा स्पोर्ट्स है हम्म। जिसमें डेली एक बच्चे को इंजरीज होने के 100% 100% चांसेस चांसेस। है। सॉल्ट्स करना, पॉवल पे काम करना, रोज अपने शोल्डर्स को वो स्ट्रेस देना, स्ट्रेस देना है, कोर को स्ट्रेस देना, पूरी नॉट बॉडी को इजी। स्ट्रेस देना है उनको। रबड़ की तरह रबड़ सर, की तरफ आ रबड़ गया की मैं, तरह रबड़। घूमती है उनकी मैं बॉडी। देखता हूँ कई बार वीडियोस आती हैं, मैं चाइना के स्टूडेंट्स को, इन लोगों को देखता हूँ कि कैसे वो लोग ट्रेन करते हैं। बच्चा रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन लेग्स हैंड्स मतलब इतनी भयंकर, अब मैं आप खुद देखिए कि हमारे भारत में जिम्नास्टिक का लेवल और इंडिया के बाहर जिम्नास्टिक का लेवल में कितना फर्क है। बहुत इसलिए तो फर्क है क्योंकि जिम्नास्ट। स्टार्टिंग से जो मैंने आपसे ग्रास वो रूट लेवल की बात की है ना, इट इज ऑल अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को बचपन से योगा स्ट्रेचिंग की तरफ लेके जाएंगे, उनका बच्चा एक अच्छा जिम्नास्ट बन बन सकता है। सकता है। क्योंकि जिम्नास्टिक की जो लाइफ है ना सर, वो जी। बहुत शॉर्ट है। हम्म जितना यंग होगा वो उतना अच्छा जिम्नास्ट होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बॉडी की स्टिफनेस बढ़ेगी, बढ़ेगी हाँ। अर्थराइटिक फैक्टर्स बढ़ेंगे, बिल्कुल वो अच्छा जिम्नास्ट नहीं बन नहीं सकता। बन तो सकता। जितने जो जब हमारी कहते हैं ना कच्ची हड्डी, कच्ची मसल्स और ये हम्म। सब, उस चीज में अगर बच्चे को ट्रेन कर दिया तो कोच वो ने, तो फिर तो तो वो तब तो अच्छा बॉडी के जिम्नास्ट हाँ, बनेगा ही बनेगा। उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, बिल्कुल। यस, वो लचीलापन जो होना चाहिए बॉडी चाहिए, का, वो उसमें डेवलप हो जाता है। डेवलप हो जाता है। ओके। क्या आप शूटरों के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कोई बताना चाहेंगे या सुझाना चाहें उनको लिए? देखिए, जो शूटिंग स्पॉट है वो एक तरीके का, जो शॉटगन है उस वो तो डायनेमिक है क्योंकि उसमें मूवमेंट्स हो रही हैं व्हेन दे शूट। लेकिन जो राइफल है या जो आपका पिस्टल शूटर है, इट्स अ स्टैटिक गेम। तो इन लोगों को बेसिकली स्टैमिना की बहुत ज्यादा जरूरत है, बैलेंस। बैलेंस। एक जगह पे एक स्टैटिक पोजीशन मेंटेन करने के लिए neuromuscular coordination exercises are recommended for these shooters. Okay. Reason, because they have to maintain the same, the strength. They have to shoot with the great reflexes, with the speed, and the great stamina of their foot balance. So इनके लिए जो recommendation होती है वो neuromuscular coordination exercises and off the pitch, like जब वो shooting नहीं कर रहे उस टाइम पे उनको स्विमिंग जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ताकि उनकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी या बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो। प्लस उनके लिए जो कोर स्ट्रेंथनिंग है, बैक मसल स्पाइन एक्सरसाइजेस, वो बहुत जरूरी है। और रिकवरी फेज में बॉडी मसाज थेरेपी, ताकि जो माइन्यूट इंजरीज होने के चांसेस हैं जो उनके स्पाइन में डेवलप हो सकते हैं, फॉर द स्टिफनेस, फॉर द वन पोजीशन जो वो मेंटेन करते हैं, उस वजह से जो माइन्यूट इंजरीज होने के चांसेस हैं वो हम खत्म कर सकते हैं। तो फिजिकली चैलेंज एथलीट्स के लिए फिजियोथेरेपी कितनी अहम भूमिका निभाती है?
और उनको किस तरह से इसकी बहुत ही जरूरी नेसेसिटी बनी हुई है। आप बात कर रहे हैं पैरा एथलीट्स की, जी। जिनको जो हमारे भारत में हैं, आपने जितने भी देखे होंगे, जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, विकलांग है, डिसेबिलिटी, यस। वो हमारे पैरा एथलीट की जी, तरफ आते हैं। आते हैं, हाँ। सबसे बड़ा, स्पोर्ट्स तो आप छोड़ो, हम्म, जिंदगी में उनको क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। हम्म, किसी का पैर नहीं है, बिल्कुल। किसी का शरीर जला हुआ है, हम्म, किसी का हाथ नहीं, नहीं किस नजरिए से लोग उनको देखते हैं। देखते हैं। सिंपैथी, एक सिंपैथी उनको सिंपैथी दिखाते है, हैं, हाँ, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे स्पोर्ट्स के हम्म, पैरा एथलीट हैं, हम्म, उनको किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। दे आर आर अच्छा, स्टार्स, दे आर चैंपियंस। बिल्कुल। आज तो बहुत ही मोदी जी भी उनको बहुत एडमायर करते हैं, बुला बुला बिल्कुल। के। अभी रिसेंटली मैं एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में मैंने एज अ टीम फिजियो पार्टिसिपेट किया था, हम्म, जिसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया हम्म, कि ये जो खेल रहे हैं आज की डेट में, ये तो इंटरनेशनल लेवल है। इंटरनेशनल है। व्हाट अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द स्पोर्ट्स, हम्म, जब इन्होंने इस अपनी डिसेबिलिटी के साथ बिल्कुल। अपने घरों से निकल के ये हम्म, अकेडमीज पहुंचे होंगे, हम्म, या जिन लोगों ने इस तरीके के खिलाड़ी बनाने में उनकी हेल्प करी होगी, हम्म, आई सल्यूट टू देम। एग्जैक्टली। अब जो आदमी पैर नहीं होता वो सब कुछ से हार मान चुका होता है, वो तो, उनके तो घर वाले ही उनको सपोर्ट देना सब बंद कर बंद देते कर हैं। देते हैं। लेकिन गर्ल्स को वो देखो उस, ना, हाँ, गर्ल्स को, अरे इसकी गर्ल्स। तो कभी शादी ही नहीं होगी। हम्म, मतलब मैरिज इज एवरीथिंग फॉर अ वुमन, इज इट? लेकिन उसका नो। करेज क्या होगा कि उस फ्रेम से निकल करके ग्राउंड तक जाना और अपने आप को स्टार बनाना, कितनी बड़ी बात है ये। सर, कहते हैं ना भाग्य, हम्म, दे कहते हैं ना कि एक भाग्य और एक आपका कर्म है। कर्म है। जितने भी ये पैरा एथलीट्स मैंने देखे हैं, हम्म, इन्होंने कर्म किया है, हम्म, तो उनका भाग्य अपने आप उदय हो गया। हम्म, तो आपको हमेशा अपना कर्म अच्छा करना है। करना होगा। तो इनके पेरेंट्स ने जब इनके देखे कि हाँ, डिसेबिलिटी के साथ भी मेरा बच्चा मेडल लेके आ रहा है, हम्म, या स्टेट चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट लेवल, बहुत ही हम्म, छोटे छोटे टाउन से इन्होंने स्टार्ट किया होगा, फिर बिल्कुल, ही तो स्टेट लेवल पे आए हैं, नेशनल लेवल पे खेले हैं, बिल्कुल। है ना। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया होगा, सही बात है। ये सब बहुत मैटर करता है। तो उनकी डिसेबिलिटी जो है, वो अब डिसेबिलिटी नहीं है, इट इज नाउ देयर एबिलिटी टू प्ले हम्म, स्पोर्ट्स। मैंने वहां पे थाईलैंड में कहीं पे भी ये डिसेबल्ड वर्ड ही नहीं देखा सर। बिल्कुल। कहीं पे भी कि कहीं पर भी नहीं देखा मैंने डिसेबल्ड, एवरीवेयर हम्म, इट वाज रिटन एबल्ड, space for abled बेबल्स। athletes. So they are abled, they हम्म, are stars, they have much more than motivation level than us. Like, जो हम सोचते हैं ना, हाँ उससे ऊपर उनकी सोच है। भाई, हम लोगों के हाथ पैर होते हुए भी हम ग्राउंड में मॉर्निंग वॉक पे इधर उधर नहीं जाते, और उनके तो पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जले हुए हैं, मतलब नाना प्रकार की चीजों को फेस कर रहे होते हैं, उसके बाद भी वो खेल रहे होते हैं। खेल रहे होते हैं। तो वो तो उनको तो और देखो, सैल्यूट होना ही चाहिए। हम लोग उनको अब इस लेवल पे आ गए तो पूरी दुनिया उनके पीछे है, बिल्कुल। हम उनके पीछे हैं, हम्म, हम उनका बैकअप सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे लिए तो वो हैं, तो हम है ना सर, बिल्कुल सीधी सी बात ये है। हमारे चैंपियंस हैं। हम्म, हम हैं तो इसलिए टीम बनाई गई है, फेडरेशंस काम कर रही है, बाकी लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं। वो हैं 27 मेडल लाना इंडिया के 27 लिए, के। इंडिया जो लेकर आई है, ये हाँ, मैं तो वाकई रेगुलर कमाल से, है। रेगुलर एथलीट से ज्यादा है, बिल्कुल, ये रेगुलर बहुत एथलीट ही से ज्यादा है प्राइड। कि नहीं। बिल्कुल सर, इन लोगों ने इतने मेडल्स लेके आए, तो अपने आप में एक हैट्स ऑफ इनके लिए। बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू देम सर। आप कुछ ऐसे विशेष एक्सरसाइज या रूटीन बता सकती हैं कि जो अभी व्हील चेयर पे हैं और वो खेलना चाहते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उन एथलीट्स के लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, व्हील चेयर पे जब आप हैं, तो आपको ये तो पता है कि आपके पैर काम नहीं बिल्कुल। करेंगे, लेकिन जो हैंड्स है आपके, वो काम कर काम कर सकते हैं। तो उसमें बड़े सारे स्पोर्ट्स हैं हमारे, जी। आपको पता ही है, बड़े सारे शॉट पुट हैं, हम्म, आर्चरीज हैं, हम्म, और बैडमिंटन है हमारा, टेबल टेनिस भी है। हम्म, तो इन लोगों को खुद से आगे आना होगा, हम्म, और जो हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेन करती हैं अकेडमीज, हम्म, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हम्म, चाहे आपकी कितनी भी एज है, लेकिन मोटिवेशन तो आपको खुद को अंदर से लाना अंदर होगा। से लाना होगा।
कि जब बाकी व्हीलचेयर एक बच्चा खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकती। स्पोर्ट्स की कोई एज नहीं है, आप ये ध्यान रखें। स्पोर्ट्स की कोई कोई एज एज नहीं नहीं है, होती। वो कभी भी शुरू किया जा सकता आप शुरू करिए, आप धीरे-धीरे घर पे प्रैक्टिस करिए, फिर एकेडमी जॉइन करिए। है। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज है कि जी कौन लेके जाएगा, कौन लेकर हाँ, आएगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो सर आप ये देखिए, अभी ये थाईलैंड में जो टीम गई है, जी, हमारे साथ क्या व्हीलचेयर प्लेयर्स नहीं थे? बिल्कुल थे। हमने क्या किया उनके लिए? हुँ, पूरा सर पूरी दुनिया है इनके साथ। करें तो सही है। करे तो सही। एयरक्राफ्ट वालों ने क्या हेल्प नहीं दी इन्हें? हुँ, व्हीलचेयर से लेके पूरा उनका बोर्डिंग कराना, सब कुछ कराया है। उसके बाद वहाँ पे उनके लिए स्पेशल बसेस थी, जहाँ से व्हीलचेयर उनकी टांग से नीचे आती नीचे थी। आते थे। उसी तरीके से उनको ऊपर चढ़ाया जाता था। ये सब फैसिलिटीज़ होती हैं बाहर। इंडिया में हाँ, इतना डेवलप अभी नहीं हुआ है पैरा के लिए कि जो अकेडमीज़ में है, एकेडमी कि उनके लिए इस तरीके की फैसिलिटीज़ हो। लेकिन पैरा के लिए उन्होंने भी रैंप्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे उनकी व्हीलचेयर जा जा सकती है सकते हैं, हाँ। और आ सकते हैं। बट येस, दे नीड सम असिस्टेंट विद देम हू कैन हेल्प देम हुँ, इन टेकिंग अप देयर बैग्स, देयर टूल्स एंड हुँ, अदर थिंग्स। वो एक घर वालों को सपोर्ट देना देना पड़ेगा। वो पड़ेगा। तो एक नॉर्मल जो एथलीट है, एबल्ड एथलीट, उसको भी देना पड़ेगा। जी, वो तो जो सपोर्ट है वो तो किसी के लिए सपोर्ट भी तो देखो देना ही पड़ेगा। बच्चे को नहीं सपोर्ट सपोर्ट सब देते क्या देते हम हैं। एज अ पेरेंट? तो बिल्कुल। इनको तो हमें और देना पड़ेगा। हुँ, दे आर सो मेंटली स्ट्रांग हुँ। कि वो लेसेस भी बांध लेते हैं एक हाथ से। एक हाथ से लड़कियां अपने बाल बना बाल रही होती हैं। मतलब कौन सी ऐसी चीज नहीं है सर वो जो नहीं कर सकते। दे आर मदर्स, हुँ, बिल्कुल। दे आर मदर्स, हाँ, फादर्स, फादर्स दे हैव किड्स, दे आर बिल्कुल। लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ। वो हमें उनको देख के लगता है वो दे आर पैरा। हाँ, हम सिम्पैथी में आ जाते हैं उनके। हाँ, हाँ, कोई हम जरूरत ही डिफेंस नहीं है। करने लगते हैं, हम डिफेंस करने लगते हैं उनको। आप एक हाथ से लेसेस जी, बांध सकते हो, नहीं बाँध सकता। मैं नहीं बांध सकती। नहीं, कोई नहीं बाँध सकता। मैं हम यहाँ कई लोग बैठे हैं, कोई नहीं बाँध सकता एक हाथ से। तो शारीरिक चुनौतियों के साथ-साथ मानसिक दबाव भी बहुत होता है इन पैरा एथलीट्स को। तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट की क्या भूमिका और कितनी व्यापक हो जाती है? देखिए, जितने भी हमारे पास पैरा एथलीट हैं, जी, उनको कैंप्स में हमें प्रिपेयर करना होता है। तो जो उनका, जैसे एक बैडमिंटन है, जी। किसी में किसी का हाथ नहीं है, हुँ, राइट? हुँ, तो जो हाथ उसका नहीं है या हुँ, पैरालाइज्ड है या हुँ, कोई भी इंजरी है, हुँ, उसको स्टेबल कैसे रखना है हुँ। और उस कॉन्ट्रा लिम्ब की हमें स्ट्रेंथनिंग कैसे करानी है। जी। जैसे ये हाथ ठीक है, हुँ, ये हाथ ठीक नहीं है, हुँ, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इसी की स्ट्रेंथनिंग करानी है। हुँ, कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब की भी हमें स्ट्रेंथनिंग करानी होती है। हुँ। तभी तो उनको बॉडी का बैलेंस मिलेगा ना। आपको बिल्कुल, शायद पता ही होगा कि हमारा राइट साइड लेफ्ट को कोऑर्डिनेट करता है, बॉडी ब्रेन, बिल्कुल, और जो हमारा लेफ्ट है वो राइट को करता राइट है। को करता है। तो सेम विद द लिम्ब्स आल्सो। हुँ, हमें उनको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, हुँ, स्ट्रेंथ, दोनों की हाथ की करानी पड़ेगी। हुँ, पैर अगर उनका है एक खराब एक ठीक है, तो दोनों पैरों की करानी होगी। हुँ, ऐसा नहीं है आप बस एक पैर की ही कराए जा रहे हैं। हुँ, हुँ, प्लस उनकी बॉडी का बैलेंस हुँ। उनको कराना कराना बहुत पड़ेगा। जरूरी है। प्लस अब देखो, अब जैसे आप बोलोगे कि किसी का पैर ही नहीं है, तो आप उसकी स्पीड पे कैसे काम करोगे? बिल्कुल, अब ये चाइना, कोरियन, इनकी स्पीड बहुत अच्छी बहुत होती है। अच्छी होती है। तो हम इंडियंस फिजियो उनको कैसे ट्रेन करेंगे उनकी स्पीड के लिए? हुँ, तो ये पूरा एक पीक परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का पार्ट है ओके। कि किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाए उनके हुँ, रिफ्लेक्सेस पे। हुँ, ऐसे नहीं बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हैं, हुँ, रिफ्लेक्सेस, हुँ, एंड्योरेंस, हुँ, स्पीड ट्रेनिंग एंड एजिलिटी प्रोग्राम्स। हुँ, ये सब उनकी कितनी एबिलिटी है हुँ, उसको देखते हुए हम उनका एक अलग अलग बनाते हैं, पीरियोडिक वाइज। ओके। प्लस उनका न्यूट्रिशन लेवल न्यूट्रिशन लेवल सबसे मोस्ट और जो इम्पोर्टेंट। मानसिकता है उनकी, जी, कि वो उनको एंजाइटी लेवल्स जो होते वो हैं। एंग्ज़ायटी से उनको दूर रखना एक बोलेगा कि देखो उसका तो आधा हाथ नहीं है हुँ। और मेरा तो पूरा ही नहीं है। ये भी तो एक होता है तो ना होता है। पैरास में, हाँ, कि मैम मेरा जिसके साथ कंपटीशन है ना, उसका तो ना आधा हाथ है, मेरा तो पूरा ही नहीं है, तो मैं हुँ, कैसे? हुँ। तो उसको आप कैसे बूस्ट करोगे, मोटिवेट कैसे मोटिवेट के करोगे? करें। तो ये सब यही चैलेंजेस आते चैलेंजेस हैं। आप लोगों के लिए है बिल्कुल। और इन्हीं चैलेंजेस की वजह से टीम स्ट्रांग होती है और कहीं न कहीं कोचेस परफॉर्म का कर बहुत बड़ा पाती है। योगदान है एक पैरा एथलीट को ट्रेन करने में, खिलाने में। हुँ, मैंने पैरा बैडमिंटन टीम में देखा, जो हमारे वर्कर्स थे फेडरेशन के, जो हुँ, हमारे संजय मिश्रा सर हैं, हाँ, हमारे प्रभाकर सर हैं, जी, और जो बाकी टीम लेवल पे जो हमें बैकअप देते हुँ, हैं,
उनका बहुत बड़ा रोल है इन बच्चों को आगे जो लेकर जा रहे हैं। आई रियली सैल्यूट टू देम। तो आप अपने अनुभव में कुछ ऐसे प्रेरणादायक आ, केस को शेयर करना चाहेंगी जहां फिजियोथेरेपी ने किसी दिव्यांग एथलीट की जिंदगी बदल दी हो? कुछ जो आप बताना चाहें कि आपकी लाइफ का काफी चैलेंजिंग केस था, लेकिन मैंने उसको ऐसे हैंडल किया कि आज वो चैंपियन है। ऐसे खिलाड़ी तो मुझे जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं कैंप्स में बहुत मिलते हैं। अच्छा। हाँ, जिनको इंजरीज होती हैं लेकिन वो हाइड करते हैं कोचेस हम्म। से, क्योंकि कोच से एक हाइड करता है बच्चा। ओके। हाँ, लेकिन उसका परफॉर्मेंस नहीं आता तो कोच को पता ही लगता है, तो कोच को हम्म। तो 1 मिनट लगता है, ठीक है भैया अब आप टीम में नहीं और भी बच्चे हैं। हम्म। तो वो एक मेरे लिए चैलेंज होता है कि हम्म। इसकी इंजरी है हम्म। और इस इंजरी के साथ मुझे कितने दिनों में हम्म। इसको इस तरीके से करना है कि आज इसका ट्रायल है हम्म। और इसको इतना फिट कर दे कि ये अपने ट्रायल में एक बार सिलेक्शन हो जाए। और एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है एथलीट का, तो देन मुझे राहत मिलती है कि अब मैं इसको धीरे धीरे रिहैब फेज में ले जाके स्ट्रांगली टीम का हिस्सा। हिस्सा बना सकती हूँ। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो मुझे हर स्पोर्ट्स में मिले हैं ऐसे, हम्म। जो मेंटली बहुत डाउन हो जाते हैं, एंजाइटी लेवल्स बहुत हो हम्म। जाते हैं या उनका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है। तो ऐसा कोई एक नहीं है जिसका मैं नाम ले सकूं, और ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी है। हाँ नहीं। आई कैन नॉट टेक द नेम्स, obvious। बट ऐसे मेरे बहुत एथलीट्स वैसे तो मतलब ऐसे बहुत सारे पर्सनल, केसेस आए हैं आपके बिल्कुल सर, सामने। पर्सनल लेवल पे उनको बैठा बैठा के काउंसलिंग करनी पड़ती है, रूम्स में भी जाती हूँ उनके हाँ कि भाई हाँ क्या चल रहा है हाँ। तुम्हारा। बहुत बूस्ट करना पड़ता है सर। हम फिजियोज एक तरीके से उनके दोस्त होते हैं। यदि कोई नया दिव्यांग खिलाड़ी स्पोर्ट्स में आना चाहता है तो उसे किस तरह की फिजियोथेरेपी की तैयारी दी जानी चाहिए? देखिए, जो भी खिलाड़ी है जी। वो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग किसी भी अकेडमी से होती है। हम्म। थेरेपिस्ट तो बाद में आता है। ओके। सबसे पहले उसका जो सामना होता है वो एकेडमी से होता अकेडमी से होता है, जिसमें उसको कोच मिलता है। है। ओके। ट्रेनर भी नहीं मिलता, हम्म। सिर्फ कोच मिलता है और टूल्स मिलते हैं खेलने के लिए। खेलने के लिए टूल्स भी उसको खुद ही खरीदने खुद ही होते हैं। करने अब पड़ते हैं। बैडमिंटन खेलने जा रहा है, खुद का हाँ रैकेट तो है, सब खुद कुछ की तो। कोई ग्राउंड दिया जाता है जिसके लिए वो फीस पे करता है। हम्म। जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो तब आता है जब उसको लगता है कि हाँ, पेरेंट्स को क्या लगता है, अभी तो देखेंगे, अभी से क्या जरूरत है, ये माइंडसेट है पेरेंट्स का। अभी तो देखेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो वेट करते हैं ना, इंजरी हो जाए पहले तभी तो लेके जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये एक होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेडमीज की होनी चाहिए। एकेडमी की होनी चाहिए जो वहां से। खेलो इंडिया चल रहा है, आपको जी। पता है कितना फंड मिल रहा है बहुत। अकेडमीज को? बिल्कुल बिल्कुल। आप उन अकेडमीज में जाके देखिए कि कितनी अकेडमीज ने थेरेपिस्ट हायर किए हुए हैं। ये तो ये तो बड़ा एक सर्वे होना सर्वे चाहिए। होना चाहिए, रिसर्च का विषय हो गया ये तो। ये तो रिसर्च का है। हाँ, जाना चाहिए और मैंने भी बड़ी सारी अकेडमीज में खेलो इंडिया में अप्रोच किया है, मुझे बुलाया ही नहीं। मैडम जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करें अब हम, बताइए। मेरे पास इतने सारे मेरे जूनियर फिजियोज हैं जो काम की तलाश में है स्पोर्ट्स इंजरी के, उनको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स इंजरीज में, मैं उनको वहां भेज सकती थी, लेकिन भाई कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ना। हाँ, जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैडम फिर इंजरीज होती है, हम तो पास के क्लिनिक में भेज देते हैं, घर के यही तो उनको अकेडमी के क्लिनिक के पास। यही तो उन लोगों को समझ नहीं है ना कि हमें पहले किसको हायर करना चाहिए सबसे यस, पहले। तो मैं किस लेवल पे काम किया अब तक? मैंने इंडिया लेवल पे ही काम किया सर। यानी कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। अब मैं काम कर रही हूँ एक्चुअली में ग्रास रूट लेवल्स पे। आज की डेट में मैं, यस, जब जिसमें कि मेरी अब खुद की कंपनी है, खुद की। अब मैं स्कूलों को अप्रोच कर रही हूँ कि बच्चे मेरे पास भेजो, मैं इन पे काम करूंगी। पेरेंट्स की काउंसलिंग आज की डेट में मैं कर रही हूँ। कल भी मेरे पास 3 बच्चे आए थे स्केटर्स, जिसकी उम्र 6 साल, 7 साल और 9 साल, तीनों गर्ल्स थी। अच्छा। यस, एंड दे ऑल आर मेडलिस्ट। कोच को कन्विंस किया है, ये अचीवमेंट है मेरे लिए। कोच को कन्विंस किया है, 1.5 साल में तो कोच माना है। कोच माना मतलब उसको भी एक टाइम चाहिए था। टाइम चाहिए कि वंदना मैम के पास भेजे ना भेजे, क्योंकि ये सबको बिजनेस लग रहा है। अच्छा, ये तो भाई अपनी फीस लेगी, तो मेरे विजन को नहीं समझ पा रहे हैं। विजन को नहीं समझ पा रहे हैं लोग, फीस के दायरे में फंस के रह जा रहे हैं। हाँ, मैंने तो कॉम्प्लीमेंट्री भी ऑफर किया स्कूल्स को कि आप मुझे बुलाओ, मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपके सब बच्चों का एक बायोमैकेनिक टेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे पास फुट स्कैनर है। नहीं अलाउ करे स्कूल। मैडम टाइम का है, मैडम टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए।
फ्री की भी चीजें तो स्कूल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये मेरे लिए चैलेंज नहीं है क्या? उसको ये लगता है ना स्कूल को कहीं ना कहीं कि कहीं हमारी फीस कट हो जाएगी या कुछ हमारी चीजें इनके यस, पास शिफ्ट ना हो जाए, यस, तो वो भी कहीं ना कहीं डर रहे होते डर हैं। रहे होते हैं। तो ये सर ये वही वाली बात है कि कोच को बताती हूँ, मेरा बच्चा भी वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलता है, वहाँ कोचेस से मिलती हूँ कि सर आपको पता है रिकवरी फेज कितना इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास अब बच्चे आने वो स्कूल के भेजते हैं वो। वैसे तो पेरेंट्स जो जिन बच्चों को तकलीफ है वो तो मेरा गूगल सर्च करके खुद ही आ जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक अकेडमीज को अप्रोच करना, टेबल टेनिस के जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास, बाकी भी और भी स्पोर्ट्स हैं जो शूटिंग कराते हैं उनके बच्चे। एक लॉन टेनिस का बच्चा आया था जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है, उन्होंने पूरा 2 मंथ्स में से ट्रेनिंग ली है। तो इंडिविजुअली चल रहा है मेरा अभी। हाँ नहीं, लेकिन ये कि इंडिविजुअली चल रहा है, जो लोग समझ रहे हैं कि इनकी जरूरत है, यस, ये मेरे लिए जरूरत है। जैसे मुझे एक रैकेट, बैडमिंटन खेलने के लिए एक रैकेट की जरूरत है, उसी तरह से मुझे फिट रहने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत है। फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, और उसी थेरेपिस्ट की जरूरत है, हर कोई थेरेपिस्ट नहीं कर रहा है ये नहीं, काम, हर कोई नहीं कर जिनका रहा ये है। माइंडसेट है, हाँ जो नहीं, एक्चुअली में बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल। वो तो देखिए इस तरह के लोग तो बहुत कम हैं, और आप जिस लेवल पे काम कर रही हैं ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है कि जी आप बच्चों को आप तैयार करना, उनको फिट रखना, और चलो एक बार को फीस भी नहीं लेनी, चीजें नहीं लेनी, लेकिन आप आइए तो सही पहले। मेरा अभी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाली थी जी। जिसमें उनका बच्चा स्विमर था, गर्ल, हम्म। उसको इंजरी हुई थी बैक में। हम्म। तो कोच ने रेकमेंड नहीं किया मेरे को, हम्म। कोच मुझे जानता था, बट स्टिल कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है, और हम्म। कोच ये भी सोचता है पता नहीं पेरेंट्स लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम्म। तो कोच क्या करता है, सबसे पहले रेस्ट फेज पे भेज देता है, आप हम्म। बच्चे को रेस्ट कराइए। रेस्ट कराने पे नहीं हुआ तो पेरेंट्स ने इनिशिएशन लिया, पेरेंट्स की वीडियो डली हुई है मेरे यूट्यूब पे, खुद बता रहे हैं कि हमने 4 से 5 फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया है, दिखाया। बच्चा ठीक नहीं हुआ है, और दे वर अबाउट टू कैंसिल देयर मैच, जो उस बच्ची का मैच था। उस बच्चे ने आज की डेट में 3 मेडल जीते हैं। वो तो बच्ची मेरे पास आई है सिर्फ सर 6 डेज, 6 डेज में मैंने उसकी बैक इंजरी ठीक करके उसकी करेक्टिव पोस्चर डेवलप करा दिया है, और बोला है कि बेटा इस तरीके से करना है आपको। स्विमर है वो, उसके मेडल तो आ गए। ये तो ये मेरा अचीवमेंट है। ये तो आपका अचीवमेंट है, और ये जिम्मेदारी कोच की भी बनती थी कोच की भी बनती थी, कि आप। लेकिन कोच क्या करते हैं कि उनके पास इतने बच्चे होते हैं ना, हाँ। दे एस्केप। हाँ वो कहीं ना किस कहीं। किस उनको लगता है कि वो पेरेंट्स की मैम अपनी वो होती है मैम ये कोशिश कि वो कोशिश। क्या कराएंगे, हम फोर्स नहीं करते। ये फोर्स नहीं है, मैं ये कोचेस को बताना चाहती हूँ, दिस इज रियली नॉट द फोर्स, दिस बिल्कुल। इज अबाउट एजुकेटिंग द पेरेंट्स। मैं वहां पर नहीं हूँ, आप आपके पास 100 बच्चा है, जी। मैं तो नहीं आ सकती वहां, नहीं आ सकते। ठीक है। मैं आपका कोई हम दोनों का प्रोफेशन अलग है, मैं आपकी क्लाइंटेज भी नहीं डिवाइड कर रही कि डिवाइड भाई कर आपको रहे मेरे से फोबिया है कि भाई ये मेरा क्लाइंट ना ले जाए। हैं। मैं तो बैकअप हूँ ना आपका। बिल्कुल, नहीं तो बैकअप है, सीधा सीधा सा। ये कोचेस को मैं समझा रही हूँ कि हाँ, सर मेरी हेल्प लो, वो समझना मैं पड़ेगा हेल्प अभी। कर सकती हूँ आज नहीं आपकी। तो कल इनको ये बात समझनी पड़ेगी। अब वो हार्ड ट्रेनिंग देते हैं, रिकवरी बच्चे की होती नहीं है, हम्म। बच्चे को इंजरी हो जाती है, अगला मैच बच्चा खेल नहीं पाता, हम्म। क्या फायदा हुआ फिर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंजेस हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपको भूटान बुलाया गया था, जी भूटान बुलाया गया था, तो वो क्या सिनेरियो है, उस पे मैं डिटेल्स जानना चाहूंगा। हाँ, भूटान तो वाज लाइक समथिंग, आई एम वेरी ब्लेस्ड हाँ। कि मैं ऐसी मतलब स्पोर्ट्स में एक महिला रही हूँ जी। जिसे वर्कशॉप के लिए बुलाया गया है ओके। भारत से भारत बाहर, से बाहर। एक फिजियोथेरेपिस्ट को। हम्म। अगर मैं कहीं पे सर्च करूँ तो मुझे आज तक मैंने मतलब कहीं देखा नहीं था कि थेरेपिस्ट को ऐसे एज ए। ये लोग बुलाते भी हैं कि भाई ठीक है। हमारे यहाँ पे आप वर्कशॉप लो। हम्म। सो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। हम्म। और भूटान की जो ये शूटिंग टीम थी, तो इन्होंने भूटान टीम ने कहीं ना कहीं मुझे इंडिया शूटिंग टीम के साथ देखा था, देखा था। मे बी उन्होंने मुझे ट्रेन करते हुए देखा था। हम्म। तो वहां के जो फेडरेशन के लोग थे, जो कोच थे, हम्म। वो मेरे साथ टच में थे कि मैम आप क्या क्या कराते हो। तो मैंने एक अपना प्रोटोकॉल डेवलप किया हुआ था जिसमें हम्म। मैंने उनको बताया था कि मैं फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग भी करती हूँ, मैं स्ट्रेंथ पे भी काम करती हूँ, हम्म। मैं मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिस पे काम कर सकती हूँ। हम्म। तो उनको ये था कि शूटर्स के लिए आप क्या करोगे। हम्म। तो मैंने कहा सर फिर मैंने उनको पूरा अपना प्रोफाइल भेजा, बताया कि मैं ये हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है। दैट्स व्हाई ये चीज उन्होंने 1.5 साल में, हम्म। ये भी एकदम से नहीं आया, हम्म। 1.5 साल में उन्होंने मेरे ऊपर रिसर्च किया है। अच्छा। यस, हम्म। दे हैव सीन माय वर्क,
Then they got the permission from the committee, and then they did everything for me. Visa, accommodation, my fees. I charged them like the fees जो मेरी बनती है, and they have paid me fully. उन्होंने मुझे पूरा सम्मान दिया है। वहां पे इंडियन एम्बेसी जो नमीशा केसरिया थी वो भी वहां पर पहुंची थी भूटान में टू सी माय सिक्योरिटी, एंड माय शी ऑनर्ड मी एंड वी आल्सो ऑनर्ड हर टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप। सो मेरा भूटान में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि एक ये डेवलपिंग कंट्री है स्पोर्ट्स को लेके, तो ये लोग ना अभी डेवलप कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने हम इंडियंस को वेलकम किया है, दिस इज समथिंग दैट दे रियली वांट टू डू गुड टू देयर एथलीट्स, यू नो। तो ये एक जज्बा है उनके अंदर कि वो अपने एथलीट्स के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने भी सर अपना पूरा जी जान से वहां पे काम किया है। मतलब आपने अपना बेस्ट दिया। मैंने अपना बेस्ट दिया है। ग्रेट। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इतना सारा वर्क कर रही हैं, इतने सारे टीम के साथ जुड़ी हुई है, तो मैरिड लाइफ और ये थेरेपिस्ट की लाइफ दोनों को कैसे मैनेज करती है? बस एज ए मदर, एज ए मदर, एज ए वाइफ, यस, तो ये कैसे हो पाता है? सर सबसे बड़ी बात है कि अंदर से अपने आप को मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मैं अपने बेटे के लिए, मेरा एक ही बेटा है जो लॉन टेनिस खेलता है, खैतान स्कूल में पढ़ता है, और मैं अपने आप को उसी लेवल पे, मतलब कि जो मेरा पहले लाइफ थी ना, मैं इंडिया में ही नहीं रहती थी, अब तो वो मैंने छोड़ दिया वो सब काम, अब अपनी कंपनी रन कर रही हूँ, लेकिन उससे ज्यादा चैलेंजेस आज की डेट में हैं। मैं अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज ना करे। मैं अपने बच्चे का, ट्यूशंस तो होते ही हैं, लेकिन उसकी सारी एक्टिविटीज, उसका सारा होमवर्क, उसके जितने भी इवन प्रोजेक्ट्स हैं, सब मैं देखती हूँ। मैंने हर काम के लिए अपना काम डिस्ट्रीब्यूट मेड्स में किया हुआ है, कौन क्या काम करेगा, लेकिन अपने बच्चे की देख रेख मैं खुद करती हूँ, खुद जिम्मेदारी ली हुई है। यस, मेरा घर पे ही रेजिडेंशियल क्लिनिक है, उसके अलावा मेरे 3 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें मैंने फिजियोज हायर किए हुए हैं। तो हॉस्पिटल्स में मेरा जाना इसीलिए कम होता है क्योंकि मुझे अपने बच्चे को भी देखना है, प्लस घर पे क्लिनिक होने की वजह से मैं इवनिंग में ही ओपीडीज करती हूँ। मॉर्निंग जब मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो मैं अपने हॉस्पिटल्स को देखती हूँ, 3 हॉस्पिटल चैनलाइज करती हूँ, जो आसान नहीं है। फोन पे ही रहती हूँ, उस फिजियो को यही बताना है, आईपीडीज करनी है, हर तरीके के चैलेंजेस हैं। फिर घर पे होती हूँ तो कई बार कोई इमरजेंसी पे घर पे भी केस आ जाता है कि आप देख लोगे क्या, तो मतलब ये मेरे डे टू डे जो चैलेंजेस हैं, आई थिंक स्पोर्ट्स जो मैंने खेला है ना सर बचपन में, उसी की वजह से आज की डेट में मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन अगर कोई और महिला होती ना सर, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो कहते, उनको तो बस ये लगता है बेबी कर लिया, हम तो बस बेबी में ही लगे हुए हैं। कितनी सारी महिलाएं सर, दे हैव क्विट। मेरी फ्रेंड्स जो फिजियोस थी, शादी हो गई है, अब्रॉड सेटल है, कर क्या रहे हो लाइफ में, बच्चे पाल रहे हैं। नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो घर में खाली भी रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं, उसका ट्यूटर है, वो देखेगा, इसका एजुकेशन ट्यूटर देखेगा, यदि स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसका कोच देखेगा, और खाने पीने के लिए घर में तैयार करने के लिए मेड तो है ही ना। पेरेंट्स उसके फादर के पास टाइम है ना, मदर खाली भी है फिर भी उसके पास टाइम नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड, माय हस्बैंड इज अ एडवोकेट जी, सुबह उठ के मेरे हस्बैंड ही मेरे बेटे को तैयार करते हैं सुबह 5:30 बजे, वही उसका बैग लेके लॉन टेनिस में लेके जाते हैं। तब तक मैं घर पे लगी होती हूँ कि उसके कपड़े अब दूसरे वाले भी भेजने हैं। तब तक हमारी कुक आती है, वो खाना बनाती है, लंच पैक मैं करवाती हूँ, फिर उसको दोबारा एकेडमी में लेके स्कूल छोड़ते हैं मेरे हस्बैंड। वापसी में सर मैं लेती हूँ स्कूल से, मैंने स्कूल बस नहीं लगाई हुई क्योंकि घर के पास है। अच्छा। तो छोड़ना और लाना, छोड़ने इनका काम है, लाना मेरा काम है। उसके बाद तो मैं मतलब कहीं सर और आपने अपने ड्यूटीज को डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से हम दोनों अपनी प्रोफेशन और फैमिली लाइफ, तो मैं उस बच्चे के फ्यूचर के लिए समझ सकता हूँ कि वो स्टार बनेगा, जिसके पेरेंट्स इतना केयरिंग हो, तो ऑब्वियसली है कि वो ब्लेस्ड है। बिल्कुल सर, उसी की वही, मतलब वो भाग्यशाली बच्चा है, हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है कि हम उसके लिए इतना कर पा रहे हैं, ये उसका भाग्य है। तो मैम, मैं एक ये जानना चाहूंगा कि मैं, अब मेरी इच्छा है कि इतने सारे टीम के साथ आपने काम किया, चाहे वो एथलीट हो, जिम्नास्टिक हो, शूटिंग हो, खो खो हो, ये सारी चीजों के साथ, तो आप क्रिकेट के साथ कब आने वाली है?
सर एक्चुअली क्रिकेट में मैं आ तो सकती हूँ, मतलब कि मैंने अप्लाई भी किया है, जी। लेकिन सर क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत है। देखिए, अब तो कहीं न कहीं तो अब जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तो क्या था कि भाई आपने इंटरव्यू क्लियर किया एंड यू जी, आर विद द टीम। तो ओके। यहाँ पे तो इंटरव्यू सिस्टम ही नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे तो भेड़ चाल है सर। हुँ, क्रिकेट में हुँ, अप्लाई करो, हुँ, उसके बाद भी बात नहीं बननी। पता हुँ, नहीं कितने लोगों से आपने चैनलाइज जाना है। हुँ, तो वो जो समय है ना, वो नहीं है मेरे पास। हुँ, अप्लाई जहाँ पे मुझे लगता है, हुँ, अभी हुँ। जैसे T20 होने वाला है दिल्ली में, जी, तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने अप्लाई नहीं करती हूँ, जी। मैं करती हूँ। हुँ। अब ये तो इन लोगों के ऊपर है कि ऊपर वो है कि कब प्रोफाइल देखते हैं या कुछ और देखते हैं। हुँ, वो तो बीसीसीआई वो क्रिकेट तो आगे अपने से आप था। डिसाइड करता है। तो मैं अप्लाई, क्योंकि मैं हर जगह तो जा नहीं सकती हूँ, लेकिन जी। अगर मुझे कोई लगता है कि लोकल टूर्नामेंट है, हुँ, इंडिया में ही हो रहा है हुँ। और दिल्ली में हो रहा है, तो मैं डेफिनिटली ट्राई करती हूँ कि क्रिकेट में करूँ। क्रिकेट लेकिन मेरे पास हर जो ये सुरेश रैना अकेडमीज जी। हैं या बाकी जो बड़ी-बड़ी क्रिकेट अकेडमीज हुँ, हैं, हुँ, हुँ, नोएडा में चल हुँ, रही है, गाजियाबाद में, वहाँ से सर मेरे पास सारे क्रिकेटर्स आते हैं, हुँ। अपनी इंजरीज को लेके। इंजरीज़ को और लेके। उन्होंने हमें बहुत, जो सवाल आपने पूछा ना कि हुँ, मैडम आप क्रिकेट में कब आ रहे हो? हुँ, हुँ। यही मैं उनको बोलती हूँ कि भाई क्रिकेट में तो मैं तब आऊँगी ना जब कोई मेरा रिज़्यूमे देख के मुझे बुलाएगा। बुलाएगा I एग्ज़ैक्टली। can only apply, हुँ, right? हुँ। Now these people who are sitting, they have to call me. तो मे बी क्या पता इस बार बुला ले। You never know. चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर वंदना तंवर जी। इतनी उपयोगी और व्यावहारिक जानकारी हमारे साथ आपने शेयर किया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और कितनी बेबाकी से आपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। लोगों को इतनी सारी जानकारियाँ दी हैं और कहीं न कहीं आपकी सलाह न सिर्फ़ चोट या दर्द से पीड़ित लोगों के लिए है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए काम की है, जो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना चाहता है या जीना चाहता है। आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि शरीर की हरकत ही उसकी बरकत है। छोटी-छोटी दर्द को इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें। समय रहते विशेषज्ञ की सलाह लें। आप भी डॉक्टर वंदना से इलाज कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके क्लिनिक की जानकारी ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्लैम गाइड टीवी सेहत, सौंदर्य और समझदारी का संगम है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वंदना।